हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। मैं हूं अर्जुन, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि अभियान 2.0 सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, और इस सीरीज में आप अगर 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज के थ्रू आप पूरा का पूरा आपका 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बेटा, आज की क्लास में हम आपका 11th का पहला टॉपिक जो कि है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये स्टार्ट करने वाले हैं, और इस लेक्चर में आपको ये कंप्लीट टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो करें फिर स्टार्ट। आर यू ऑल रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। वैसे तो पूरा टॉपिक है, बट उसमें क्या क्या सब टॉपिक्स है। एंगल एंड इट्स टाइप्स हम देखेंगे, देन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, सबसे पहले यार एंगल्स क्या होते हैं, है ना। एंगल्स को पहले समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में एंगल्स को पढ़ा है, एंगल क्या होता है आपको पता है ना। जब दो रेज एक पॉइंट से स्टार्ट होती है तब वहां पे जो बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। जैसे देखो, O इज अ वर्टेक्स, और यहां से एक रे और ये दूसरी रे, ठीक है। यहां पे जो बना है इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, राइट। तो एंगल का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। मतलब देखो, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल टू द टर्मिनल साइड बोल रहा है, तो ये है इनिशियल साइड, ठीक है, इनिशियल साइड। और इसके थ्रू अब ये रोटेशन हो रहा है, मतलब इसको हमने क्या किया, ऐसा पकड़ के ऐसा घुमाया, ठीक है, ऐसा रोटेट किया, और यही आर्म अब यहां पे आ गई, ये टर्मिनल आर्म है, ठीक है। तो ये जो बना है यहां पे इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे ना। तो यही होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, इतना एंगल यहां पे बन गया है, राइट बेटा। तो ये एंगल समझ में आ गया। अब देखो यहां पे ना एक्चुअली दो टाइप के रोटेशंस हो सकते हैं। हम इस रे को ऐसा भी घुमा सकते हैं या फिर ऐसा भी घुमा सकते हैं, है ना। तो ऐसा अगर जाएंगे तो ये होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। एंटी क्लॉकवाइज म्हणजे काय, जसं घड्याळ, क्लॉक मीन्स घड्याळ ना, सो क्लॉकवाइज म्हणजे घड्याळीचे काटे असे फिरतात ना, येस असे, मग याला आपण म्हणतो क्लॉकवाइज. पण अँटी क्लॉकवाइज म्हणजे काय, हे असं, ठीक है, असं जर फिरत असेल तर याला आपण म्हणतो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या करेंगे, एंगल जो होता है वो पॉजिटिव लेंगे, राइट, हमेशा याद रखो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को मेजर करेंगे, तब उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर क्लॉकवाइज में लेते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो देखो, इफ द रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल इज टेकन टू बी पॉजिटिव, है ना। तो ये हम ऐसा कंसिडर करते बेटा कि रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। तो यहां पे देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंगल पॉजिटिव है, और यहां पे देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहां पे एंगल कैसा है, नेगेटिव है। आई होप आपको एंगल वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है कि एंगल कब बनता है, जब ये रोटेशन होगा, राइट। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बीच वाला जो डिफरेंस हम मेजर करेंगे उसे हम बोलेंगे मेजर ऑफ एंगल। इसमें दो बातें आपको याद रखनी थी, एक है पॉजिटिव एंगल और दूसरा है नेगेटिव एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल नेगेटिव होता है। बस इतना ही था इस स्लाइड में, राइट। आई होप सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते बेटा, है ना। देखो नेक्स्ट है डायरेक्टेड एंगल क्या होता है। डायरेक्टेड इस वर्ड से ही समझ में आता है कि उसको कुछ डायरेक्शन होगा, डायरेक्टेड, राइट। एन ऑर्डर पेयर ऑफ रेज ओ ए ओ बी, है ना। ये जो एरो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि O से A की तरफ जा रहे हैं और O से B की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर ऑफ रेज ओ ए ओ बी टुगेदर विद द रोटेशन ऑफ रे ओ ए टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ रे ओ बी इज कॉल्ड द डायरेक्टेड एंगल, है ना। तो इतना सब कुछ थियरी दिया हुआ है, उसका मैं आपको एकदम शॉर्ट में करके बताता हूं उसका मीनिंग क्या है। तो क्या बोल रहा है, जैसे डायरेक्टेड रे ओ ए है, मतलब O से हम A की तरफ जा रहे हैं इसलिए एरो यहां पे दिया, और ओ बी है तो O से हम B की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्शन देखो ना एरो का किधर है। तो ये क्या बोल रहा है, टुगेदर विद द रोटेशन ऑफ रे ओ ए टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ रे ओ बी। मतलब ये जो ओ ए है ये जब ओ बी के पास जाएगा, ओबी की तरफ जाएगा रोटेट करते हुए ना, ओ ए टू ओ बी, तब एक एंगल फॉर्म होगा, है ना। और उसी को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल बोलेंगे। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये जो इनिशियल आर्म है जब रोटेट करते करते हम टर्मिनल आर्म तक पहुंच जाएंगे, मतलब ओ ए ओ बी की तरफ जाएगा, तब यहां पे जो बनेगा उसे हम बोलेंगे डायरेक्टेड एंगल, राइट। देखो
इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड एंगल। द डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी इज डिनोटेड बाय, अब देखो ए इनिशियल आर्म है और बी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका नाम हम ए ओ बी ऐसा लिखेंगे, ए ओ बी है ना, ए ओ बी। तो ये देखो सिंबल है एंगल का, ये ऐसा सिंबल है ना, ये ऐसा, तो ए ओ बी इज अ डायरेक्टेड एंगल हियर। इन डायरेक्टेड एंगल, एंगल ओ ए बी, रे ओ ए इज कॉल्ड द इनिशियल आर्म, ये तो ऑलरेडी पता है हमें, ओ ए को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल आर्म बोलते हैं, और ओ बी को हम क्या बोलेंगे फिर, टर्मिनल आर्म बोलेंगे, राइट। OB is called terminal arm and then point of rotation O is called the vertex, इस O को हम क्या बोलेंगे, vertex बोलेंगे। Is it clear? इसे हम बोलेंगे vertex of directed angle AOB। From here we denote the directed angle AOB as, तो अब इसके बाद ये इतना सारा लिखने के मतलब ये जो सिंबल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको हम सिंपल करके ऐसा करेंगे, इसके बाद हम एंगल को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये तो आप सबको पता है, AOB है ना, एंगल को ऐसे लिखते हैं हम, राइट। 3 लेटर्स में भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा 1 लेटर में भी हम लिख सकते हैं, जहां पे वर्टेक्स होता है उसको यूज करके आप सिंगल लेटर में भी यूज कर सकते हैं। यहां पे क्या लिखा हमने, एंगल AOB। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, करेक्ट। तो डायरेक्टेड एंगल किसे बोला जाता है, आई होप आप सबको समझ में आ गया, राइट। यहां पे देखो OA और OB ये 2 रेस है जिसका डायरेक्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और रोटेशन अगर करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहां पे जो बनता है उसे हम बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल, तो यही होता है डायरेक्टेड एंगल, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, राइट। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते बेटा। अब देखो इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स है ना, एंगल हमें समझ में आया, डायरेक्टेड एंगल क्या होता है वो भी हमें समझ में आया। अब एंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, देखो सबसे पहला है जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब क्या होता है, मतलब उसने कोई रोटेशन किया ही नहीं है ना, वो जिस जगह पे था उसी जगह पे अभी भी है, कोई भी रोटेशन उसके अंदर नहीं हुआ है। जैसे देखो, इफ द रे OA हैज जीरो रोटेशन, दैट इज इट डज नॉट रोटेट, द इनिशियल आर्म इटसेल्फ इज अ टर्मिनल आर्म OB, द एंगल सो फॉर्म इज जीरो एंगल, है ना। जो इनिशियल आर्म था वही टर्मिनल आर्म है, मतलब उसी जगह पे है वो, उसने कोई भी रोटेशन नहीं किया है, एकदम लेजी है, सेम जगह पे है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीरो एंगल बोलेंगे, राइट। कोई रोटेशन नहीं हुआ है। सेकंड बेटा, वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन मतलब क्या, उसने कंप्लीट एक रोटेशन राउंड कंप्लीट करके सेम जगह पे आ गया, देखो ये ऐसा सेम जगह पे एक रोटेशन कंप्लीट करके आ गया, ऐसा जा सकता है या फिर ऐसा भी जा सकता है ना, तो ये होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो फटाफट बताएंगे एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आने दो। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो एंगल कैसा लेंगे हम, नेगेटिव, राइट। चलो आगे बढ़ते बेटा। तो वन रोटेशन मतलब क्या होता है, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन इफ द इनिशियल रे OA कोइंसाइड्स विद द टर्मिनल रे OB, मतलब ये जो रे OA है, अब आपको दिखने में सेम दिख रहा है, बट ये एक रोटेशन कंप्लीट करके यहां पे रुक गया है ना, ऐसा नहीं कि ये सेम जगह पे है, वो एक रोटेशन कंप्लीट करके फिर यहां पे आ गया। ये तो जगह से मतलब इसने रोटेट किया ही नहीं था, इसलिए सेम सेम लाइन पे आपको दिख रहा है AB, बट यहां पे एक रोटेशन कंप्लीट करके B यहां पे आ गया है, ठीक है। तो यहां पे वन रोटेशन में जो एंगल बनता है ये बनता है बेटा 360 डिग्री का, क्योंकि उसने कंप्लीट एक रोटेशन किया है और सेम पोजीशन पे आके रुक गया है ना। इस केस में रोटेशन हुआ ही नहीं है तो ये जीरो एंगल है। इस केस में कंप्लीट रोटेशन हुआ है तो 360 डिग्री से वो मूव हुआ है, रोटेट हुआ है, तो कंप्लीट एंगल जो होता है, वन रोटेशन एंगल जो है, इसे हम कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं, और इसका मेजर कितना होता है, 360 डिग्री होता है, राइट। तो जीरो एंगल का मेजर होता है 0 डिग्री और वन रोटेशन एंगल का मेजर होता है 360 डिग्री। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा स्ट्रेट एंगल, है ना। तो स्ट्रेट एंगल में आफ्टर द रोटेशन इफ द इनिशियल रे OA एंड द टर्मिनल रे OB आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। रोटेशन कंप्लीट करने के बाद, जैसे अभी इनिशियल रे यहां पे है, ठीक है, इसने रोटेशन स्टार्ट कर दिया और अपोजिट डायरेक्शन में आके रुक गई। यहां पे कहां रुक गई, अपोजिट डायरेक्शन में आके रुक गई, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, है ना। देखो ना, इसने स्टार्ट किया रोटेशन, ऐसा आके यहां पे रुक गए, अभी स्ट्रेट लाइन बन गई, है ना, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट एंगल। ये ऐसा भी हो सकता है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकता है, यहां से स्टार्ट किया बट यहां पे आके रुक गई, है ना। एकदम अपोजिट डायरेक्शन में आके जब रुक जाती है तब वहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्लियर बेटा? और स्ट्रेट एंगल में इसका मेजर कितना होगा, फिर बताओ, इसका मेजर हो जाएगा 180 डिग्री, है ना।
इसका मेजर यहां पे 0 डिग्री और इसका मेजर क्या हो जाएगा 360 डिग्री, राइट। तो आई होप ये तीनों भी एंगल्स आपको क्लियर हैं। 0 एंगल, देन 1 रोटेशन एंगल और उसके बाद हमने देखा स्ट्रेट एंगल। तीनों का भी मेजर हमने देखा है और उसका कंसेप्ट भी देखा है कि कब बनता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, वो सब आपको क्लियर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो राइट एंगल क्या होता है, ये तो बड़ा फेमस है यार, आप सबको पता है राइट एंगल होता क्या है ना। प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि राइट एंगल क्या होता है। बेटा राइट एंगल मतलब क्या, इन डायरेक्टेड एंगल AOB इफ इनिशियल रे OA एंड टर्मिनल रे OB आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पे 90 डिग्री बनता है ना, परपेंडिकुलर होते हैं इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तब हम उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। और इसका मेजर कितना होता है बेटा, इसका मेजर होता है 90 डिग्री। ये तो बहुत इजी है, एकदम इजी पीजी है ना। देखो मेजर ऑफ राइट एंगल इज हाफ ऑफ द स्ट्रेट एंगल, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये हाफ होता है किससे, स्ट्रेट एंगल से। मेजर ऑफ राइट एंगल इज 1/4 ऑफ द 1 रोटेशन एंगल, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। देखो इसमें रिलेशंस बनाए उन्होंने स्ट्रेट एंगल के साथ या फिर 1 रोटेशन एंगल के साथ। जैसे अभी राइट एंगल है तो हाफ होगा किसका, स्ट्रेट एंगल का, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 होता है तो राइट एंगल 90 होता है, तो इसलिए हाफ है। और ये 1/4 होगा 1 रोटेशन एंगल का। 1 रोटेशन एंगल 360 डिग्री होता है, उसका 1/4 करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री आएगा, राइट। तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा। अब देखो डायरेक्टेड एंगल ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन हैविंग द सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल रेज एंड टर्मिनल रेज आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी है। को टर्मिनल एंगल किसे बोला जाता है, को टर्मिनल, इससे क्लियरली समझ में आता है को मींस सेम, मतलब उनका सेम टर्मिनल आर्म है। तो इससे क्या पता चल रहा है बेटा, जैसे ये वाला एंगल है बेटा 30 डिग्री, राइट। इसने क्या किया, एक फिर से एक रोटेशन कंप्लीट किया, यहां से स्टार्ट हुआ है ना, यहां से स्टार्ट हुआ, एक एंगल 30 डिग्री था, बट दूसरा एंगल यहां से स्टार्ट होके फिर से यहां पे आके रुक गया, ठीक है। एक एंगल है हमारा 30 डिग्री और दूसरा एंगल यहां पे देखो ये वाला, ठीक है 390 डिग्री। तो ये 30 डिग्री और 390 डिग्री दोनों भी सेम पोजीशन पे आके रुक गए ना, दोनों भी एंगल का टर्मिनल आर्म सेम है, मींस को टर्मिनल, दोनों भी एंगल्स का टर्मिनल आर्म सेम है, मतलब दोनों एंगल्स को टर्मिनल है, ठीक है। जैसे कि अभी देखो मैं दूसरा एक केस आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल ये था, है ना, एक एंगल ये है हमारा 50 डिग्री है सपोज, ठीक है, ये 50 डिग्री है, ठीक है, ये है 50 डिग्री। अब दूसरा एंगल में लेता हूं, इसने यहां से स्टार्ट किया और फिर यहीं पे आके रुक गया, मतलब दूसरा, ये दो कलर्स देखो अलग अलग है ना, दूसरा एंगल भी यहीं पे आके रुक गया। तो अब दोनों भी एंगल सेम जगह पे रुक गए हैं, मतलब उनका टर्मिनल आर्म सेम पोजीशन पे है, तो इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, को टर्मिनल एंगल्स बोला जाता है, राइट। क्या बोला जाता है, को टर्मिनल एंगल्स। बट इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है कि आपको दो एंगल्स गिवन होंगे और फिर आपको पूछेंगे कि बताओ ये को टर्मिनल है कि नहीं है। तो यार को टर्मिनल एंगल्स अगर होंगे ना तो उसमें एक रिलेशन हम बना सकते हैं। क्या रिलेशन बना सकते हैं, जैसे देखो बेटा यहां पे बात हो रही है 30 और 390 की, तो इनमें कुछ रिलेशन आपको नजर आ रहा है, कुछ रिलेशन नजर आ रहा है, यस सर। इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे, तो वो कितना आता है 360 डिग्री आ रहा है ना। अच्छा ये इसी केस में हुआ या हर एक को टर्मिनल में होगा, वो भी चेक करते। देखो अब यहां पे ये 30 डिग्री और -330 भी को टर्मिनल है ना, क्योंकि देखो ऐसा अगर जाएंगे तो ये भी सेम पोजीशन पे जाके रुक गया, ठीक है, सेम पोजीशन पे जाके रुक गया। तो -330 और -30, -330 और -30, इसका भी डिफरेंस हम लेके देखते तो कितना आएगा, -360 आएगा। हाँ भले नेगेटिव साइन है बट हर को टर्मिनल एंगल का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो वो हमेशा 360 के मल्टीपल में आ रहा है। यहां पे चेक करो तो जरा, एक एंगल है बेटा 50 और ये एंगल कितना होगा, ये जो पिंक वाला जो आपको दिख रहा है ये 50 प्लस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यहां तक तो हो गया 360 और उसके आगे 50 है ना। देखो ये यहां तक 360 है और उसके आगे 50 इसने कंप्लीट किया है, तो 360 प्लस 50 क्या होगा 410 है ना। तो अब ये दो एंगल्स यहां पे, ये भी को टर्मिनल है, बाय फिगर तो हमें पता चल रहा है दोनों को टर्मिनल है। बट कैसे चेक करें कि ये को टर्मिनल है, इसकी कंडीशन जो हमने यहां पे बिल्ड की है कि उनका डिफरेंस अगर लेंगे तो वो आता है 360 के मल्टीपल में। तो इसका भी डिफरेंस लेके देखते,
410 माइनस 50 क्या आएगा? हाँ सर ये भी 360 आ रहा है। इससे एक बात हम कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, यहां पे जो भी को टर्मिनल एंगल्स होते हैं उनका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या? 360 इंटू 1 आ सकता है, 360 इंटू 2 भी आ सकता है। अगर ज्यादा रोटेशंस करेंगे तो ये 720 भी आ सकता है, 360 का डबल, 360 का ट्रिपल भी आ सकता है। जितने रोटेशन से उस पर डिपेंड करेगा। यहां पे एक ही रोटेशन था इसलिए 360 आ रहा है, 2 रोटेशन अगर लेंगे तो हो सकता है 720 आएगा, बराबर है, या फिर उससे भी ज्यादा आएगा। बट हमेशा डिफरेंस जो है वो 360 के मल्टीपल में ही आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा। अब इंटीग्रल मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे यहां पे देखो है ना, -1 इंटू 360 ऐसा लिख सकता हूं ना मैं इसको, राइट। इसको बोला जाता है बेटा इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब वो 360 को हम इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? जैसे यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 360 को 2 रोटेशंस होंगे तो हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो 360 का इंटीग्रल मल्टीपल आई होप आप सबको समझ में आ गया है। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन मेजर ऑफ द टू कोटर्मिनल एंगल्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। ये आपको यहां पे याद रखना है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमेशा कोटर्मिनल एंगल्स में उनका डिफरेंस 360 के इंटीग्रल मल्टीपल में ही आता है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते बेटा, देखो अब क्वेश्चन वही आया जो मैंने आपको बोला था कि आपकी एक्सरसाइज में इसके ऊपर क्वेश्चंस है। और ये देखो वो क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कोटर्मिनल का, आप क्या करेंगे? सीधा सीधा उन दो एंगल्स का डिफरेंस निकालो। अगर वो 360 के मल्टीपल में आता है तो कोटर्मिनल है, अदरवाइज इट इज नॉट कोटर्मिनल। अगर नहीं आ रहा 360 के मल्टीपल में तो कोटर्मिनल नहीं है। तो चेक करके देखते बेटा, यहां पे 210 माइनस 150 है ना, मैं डिफरेंस ही ले रहा हूं, ये इसका साइन है माइनस, तो ये क्या होगा बेटा? 210 माइनस माइनस प्लस, तो 210 एंड प्लस 150 क्या होगा? 360। तो यस, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, है ना, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, it is integral multiple of 360 and therefore angles are कोटर्मिनल। ठीक है, therefore angles are कोटर्मिनल। क्लियर बेटा, ये एंगल्स कोटर्मिनल है। आई होप आपको समझ में आ गया कि कोटर्मिनल एंगल्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ना। अब और एक क्वेश्चन करते हैं तो और थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पे चेक करना बेटा कि ये कोटर्मिनल है कि नहीं है। तो 860 माइनस 580 है ना, आप सीधा सीधा डिफरेंस ले लो, जो भी आपको एंगल्स दिए हैं यहाँ पे, बस आपको डायरेक्टली डिफरेंस लेना है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा, देखो ये 0 तो एज इट इज ये हो जाएगा 280, है ना यार। ये 280 तो 360 के मल्टीपल में नहीं है ना, हमें 360 के मल्टीपल में चाहिए। या तो 360, देखो 360 का मल्टीपल मतलब क्या होता है? 360 इंटू 1 करेंगे तो 360 चलेगा, या फिर 360 इंटू 2 करेंगे तो 720 चलेगा, या फिर 360 इंटू 3 करेंगे तो 1080 चलेगा, है ना। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करके देखो, ऐसे नंबर्स में हमें चाहिए होता है हमेशा। बट ये 280 इसमें नहीं आ रहा है, तो 360 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे इट इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल, इट इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, it is not an integral multiple of 360, therefore angles are non coterminal, है ना। क्लियर बेटा, आया समझ में? एक कोटर्मिनल का केस हमने देखा और एक नॉन कोटर्मिनल का केस हमने देखा। जहां पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आता है उनका डिफरेंस, वहां पे हम क्या बोलेंगे? कोटर्मिनल है, अदरवाइज वो कोटर्मिनल नहीं है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते बेटा। अब आता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल्स का मतलब क्या होता है?
स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब होता है इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द डायरेक्टेड एंगल विथ इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन, जैसे किसी भी एंगल को हम कंसीडर करेंगे तो उसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे होना चाहिए, एंड इनिशियल रे अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इनिशियल रे हमेशा इधर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कंडीशन सुन लो, उसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे होना चाहिए, उसका इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए, इज कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन और स्टैंडर्ड एंगल, है ना। जैसे अभी मैं इस एंगल की बात करता हूं, कौन सा? ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो, है ना, ए ओ बी बोलो या फिर एक्स ओ बी बोलो, है ना, ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। कैसे? क्योंकि उसका जो ओरिजिन है, सॉरी उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, वर्टेक्स मतलब जहां से वो स्टार्ट होते हैं दोनों रेज, है ना, वो ओरिजिन पे है, और उसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे, तो ये स्टैंडर्ड एंगल है। अच्छा, इस डायग्राम में और कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल से बताओ? देखो ये वाला भी स्टैंडर्ड एंगल है। कैसे सर? देखो इसका भी वर्टेक्स कहां पे? ओरिजिन पे है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो एंगल बना है ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे एंगल से, फिर ये भी एंगल बोल सकते हैं हम, ये वाला ऐसा, ठीक है, ये वाला भी स्टैंडर्ड पोजीशन में, ये वाला भी बोल सकते हैं, ऐसा मेजरमेंट कर लो यहां तक, ठीक है। तो एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए सिंपल एक कुछ कंडीशन है, वो क्या है? उसका वर्टेक्स होना चाहिए ओरिजिन पे, दूसरा उसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए, टर्मिनल आर्म कहीं पे भी हो सकता है, इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए, और वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए, तब हम बोलेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, राइट। जैसे देखो इन दिस फिगर द डायरेक्टेड एंगल AOB, डायरेक्टेड एंगल AOB, AOC, AOC, देन AOD, AOD और AOE, देखो चारों भी एंगल्स यहां पे कवर किए उन्होंने, और ये चारों भी एंगल्स कैसे बेटा? स्टैंडर्ड पोजीशन में है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब एंगल इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट तो क्वाड्रेंट तो आपको पता है बेटा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, यह होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए एंगल, तब हम क्या बोलेंगे? एंगल इन क्वाड्रेंट, अंदर होना चाहिए, है ना। जैसे कि भी देखो ये वाला एंगल इस क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई कर रहा है ना, जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाला एंगल, ये भी तो एंगल है 90 डिग्री, बट ये क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, ये तो एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इसका टर्मिनल आर्म, है ना, वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो इसको क्वाड्रेंट, एंगल इन क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, है ना। ये वाला एंगल क्वाड्रेंट के अंदर है, ये वाला भी एंगल भले ही सेकंड क्वाड्रेंट है बट क्वाड्रेंट के अंदर है ना। तो देखो द डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इफ इट्स टर्मिनल आर्म लाइज इन दैट क्वाड्रेंट, वो जो टर्मिनल आर्म है वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट के अंदर होनी चाहिए, एक्सिस के ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल इन क्वाड्रेंट। जैसे AOB, AOC, चारों भी एंगल जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे वो चारों की चारों भी किसी ना किसी क्वाड्रेंट में है, तो इनको हम बोलेंगे एंगल्स इन क्वाड्रेंट। इसके बाद एक आता है क्वाड्रेंटल एंगल, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब होता है टर्मिनल आर्म हमेशा एक्सिस पे चाहिए, जैसे ये वाला है ना, हमेशा 90 डिग्री के मल्टीपल में आएगा फिर वो, या फिर ये वाला एंगल एक्सिस के ऊपर, उसका टर्मिनल आर्म हमेशा ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस पे था, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, या फिर ऐसा हो सकता है ना, यहां से लेके ये देखो, है ना, ये जो एंगल बना है ये भी कैसा है? क्वाड्रेंटल एंगल है, मतलब उसका टर्मिनल आर्म हमेशा किसी ना किसी एक्सिस पे होगा, है ना, चाहे पॉजिटिव वाई पे होगा, नेगेटिव एक्स पे होगा, नेगेटिव वाई पे होगा, किसी ना किसी एक्सिस पे होना चाहिए, मतलब वो हमेशा 90 के मल्टीपल में एंगल आएगा। जैसे मैं इस एंगल की बात करूं तो ये 90 होगा, इस एंगल की बात करूं तो ये 180 होगा, इस एंगल की बात करूं यहां से तो 270 होगा, है ना, इस एंगल की बात करूं 360 होगा। तो चारों भी एंगल्स देखो ना यार, ये क्वाड्रेंटल एंगल्स है और ये 90 के मल्टीपल में आ रहे हैं, है ना। तो यहां पे लिख सकते देखो AOB, AOC, AOD, देखो AOB, AOC, AOD, तो ये कैसे बेटा? क्वाड्रेंटल एंगल्स है ना। तो मेजर ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90, है ना। तो क्वाड्रेंटल एंगल जो है उनका मेजर हमेशा 90 के मल्टीपल में होता है। कैसा होता है? 90 के मल्टीपल में होता है। कौन सा एंगल का? क्वाड्रेंटल एंगल का मेजर हमेशा 90 डिग्री के मल्टीपल में ही होता है। आई होप ये भी क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। अब हमें ये एंगल्स है ना ड्रॉ करने हैं और उनका क्वाड्रेंट हमें डिसाइड करना है ना। तो चलो देखते हैं एंगल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखो बेटा, सबसे पहले
-140 है। तो माइनस साइन को देख के आपको कुछ याद आया? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। माइनस साइन को देख के आपको कुछ याद आया क्या? एंगल्स नेगेटिव कब होते हैं, एंगल्स पॉजिटिव कब होते हैं? फटाफट यहां पे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स आने चाहिए। एंगल नेगेटिव है मतलब डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए? जल्दी, एंगल अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए? तो बेटा एंगल नेगेटिव है तो डायरेक्शन होना चाहिए क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में हम लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में हम लेते हैं नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है मतलब हमारा रोटेशन यहां पे कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्टार्ट यहीं से करेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो देखो अब रोटेशन कैसा होगा, यहां से निकलेगा वो, यहां से निकलेगा, है ना। अब -140 है ना, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, इधर से भी निकला तो 90 डिग्री, और 90 के बाद और 50 उसको कवर करना पड़ेगा, है ना। 90 के बाद और 50 उसको कवर करना पड़ेगा, तो 90 + 50 मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई करेगा। आ रहा है बेटा समझ में, है ना। मैंने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि नेगेटिव बोला है उन्होंने, नेगेटिव बोला है तो हमें इधर से स्टार्ट करना है ऐसा, और हमें 140 तक जाना है, ठीक है। 140 तक जाना है तो ये हो जाएगा बेटा -140 डिग्री का एंगल। क्लियर? ये हो जाएगा -140 डिग्री का एंगल। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बराबर। तो ये हो गया बेटा हमारा एंगल। ये होता है ओरिजिन, दिस इज एक्स, है ना, दिस इज वाई। क्लियर? एकदम इजी पीजी। तो -140 डिग्री को कैसे यहां पे ड्रॉ करना है, आई होप आप सबको समझ में आ गया है। जैसे साइन आपको नेगेटिव दिखता है, आपको स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साइन अगर पॉजिटिव तो आपको स्टार्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो अब इस एंगल के केस में हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है मतलब हमें क्या करना है, कौन सी डायरेक्शन में? हमें जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। यहां पे जाना है हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक्स यहां पे होगा y, ठीक है, दिस इज y। अब 945 है, 945, तो ध्यान से सुनना बेटा। साइन से पता चल गया कि हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो 945 मतलब ये एक रोटेशन करेंगे तो 360 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? 360, फिर से एक रोटेशन करना पड़ेगा, तब हो जाएगा 720। अभी भी बड़ा है, तो अब एक काम करते हैं, 720 से कितना बड़ा है वो एक बार देख लेते हैं ना, क्योंकि ये 360 का 360 इंटू 3 करेंगे तो 1080 होता है, 1080, तो उससे तो छोटा है। तो 720 से कितना बड़ा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो ये कितना होगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, मतलब 225, है ना। तो दो रोटेशंस तो कंप्लीट लगने वाले, 360 + 360 720 हो गया। अब उसके बाद 225 है, 225 के लिए क्या करेंगे, यहां तक आएंगे तो 180 हो गया, ये 180 और फिर उसके बाद 45, मतलब ये यहां पे आके रुक गया। आया बेटा समझ में? या फिर से बताओ? चलो फिर से बताता हूं। देखो एक बार मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, इस पोजीशन पे आएगा ये, ठीक है। देखो मैं फिर से बताता हूं, देखो यहां पे क्या हो रहा है, 945 है ना, 945 मतलब क्या है, देखो 360 + 360 + 360 दो ही करते, तो ये कितना हो जाएगा 720, है ना। 720 के बाद भी अभी ये बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 945 - 720 करके देखा मैंने 225, मतलब दो रोटेशंस कंप्लीट करके भी हमें 225 डिग्री आगे जाना पड़ेगा। तो देखो एक रोटेशन में यहां तक आगे 360 डिग्री कंप्लीट हुआ, फिर से एक रोटेशन 720 हुआ, फिर से अब 225 का, तो ये 180 + 45, है ना, 180 + 45, तो ये एंगल जो बेटा ये है 945 डिग्री, है ना। तो ये भी कहां पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ गया, है ना। ऐसा नहीं कि हर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ये कोइंसिडेंस हुआ है बेटा, दोनों भी एंगल्स हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए बेटा, ऐसा कंपलसरी नहीं है ना। बस इतना आपको याद रखना है कि अगर पॉजिटिव है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, अगर नेगेटिव है तो आपको जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट्स इट। क्लियर? तो ये दोनों भी एंगल्स मैंने आपको यहां पे ड्रॉ करके बता दिए। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब मेजर ऑफ एंगल, तो एंगल को मेजर करने के भी कुछ तरीके होने चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। एंगल को हम मेजर कैसे करें, तो बेटा हमारे सिलेबस में दो सिस्टम्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। वो दो सिस्टम्स क्या है, देखो
पहले एंगल को समझ लेते क्या बोल रहे थे। अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल रे OA टू द टर्मिनल रे OB गिव्स मेजर ऑफ एंगल AOB। हाँ, इनिशियल आर्म से टर्मिनल आर्म तक ये जो मेजर होता है ये हमें मेजर ऑफ एंगल देता है, बट उसको हम मेजर करेंगे टू सिस्टम के थ्रू। पहला कौन सा है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और इसी को बोला जाता है बेटा डिग्री मेजर। ठीक है, ये जो नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बिल्कुल डरना नहीं है नाम को देख के। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसी को बोला जाता है डिग्री मेजर, मतलब डिग्री में जो मेजर करते हैं उसको सेक्साजेसिमल सिस्टम बोला जाता है। और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम, इसमें हम रेडियन में मेजर करते हैं एंगल को। तो बेसिकली एंगल को हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं या फिर रेडियन में मेजर कर सकते हैं। डिग्री में जो मेजर करते हैं उसके सिस्टम का नाम क्या है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और रेडियन में जो मेजर करते हैं उसके सिस्टम का नाम क्या है, सर्कुलर सिस्टम। राइट, चलो आगे बढ़ते बेटा। अब डिटेल में एक एक देखेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर डिग्री मेजर में क्या होता है। देखो, एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है, वन कंप्लीट रोटेशन, वो कितना होता है बेटा, वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है 360 डिग्री, है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, वन कंप्लीट रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक कंप्लीट रोटेशन हम करते हैं तो वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब यही 360 डिग्री जो बेटा, उसको अगर मैं 360 से डिवाइड करूं तो मुझे 1 डिग्री मिलेगा ऑब्वियसली, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, 1/360th पार्ट ऑफ वन रोटेशन, है ना। वो जो वन रोटेशन है जहां से हमें 360 डिग्री मिल रहा था मेजर, उसको अगर 360 से डिवाइड करेंगे तो 360/361 आएगा, है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। 1/360th पार्ट ऑफ वन रोटेशन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री होता है। ठीक है, अब 1 डिग्री को भी हम अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखो 1/60th पार्ट, है ना, 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मिनट। इसे बोलते हैं 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, यहां पे लिखता हूं मैं, मिनट को एक डैश से मैं डिनोट कर रहा हूं, है ना। देन और एक पॉइंट यहां पे याद रखना है बेटा, जैसे हमारा टाइम में होता है ना, आर को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉरी आर को नहीं, आर को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली वो क्या होगा, 1 आर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट होगा, और मिनट के बाद सेकंड्स होगा। वैसा ही सेम होता है, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, एक्चुअली वो अलग है और ये अलग है, बट सिमिलर है, उसी टाइप का है। डिग्री, उसके बाद यहां पे मिनट, और उसके बाद यहां पे सेकंड आएगा। तो सेम फिर से एक बार क्या करेंगे, 1/60th पार्ट किसका, 1 मिनट का, है ना, 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, डबल डैश मतलब क्या होगा, यहां पे सेकंड हो जाएगा बेटा, तो इसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड। एक्चुअली ये सेकंड मिनट ये अलग है, जो क्लॉक में होते वो अलग होते, बट उसी टाइप का रिलेशन है यहां पे भी। जैसे 1 आर है, 1 आर के बाद फिर 60 मिनट्स आएगा, और मिनट्स के बाद सेकंड्स आएगा, है ना। तो जैसे 1 मिनट है, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आवर मिलेगा। यहां पे भी उसी टाइप का चलता है, 1 मिनट है, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिग्री मिलेगा। डिग्री मतलब आर, ऐसा आप बस याद रखने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करके दूं, 1 कंप्लीट रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो 360 डिग्री का मेजर होता है। देन उसी को अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे, 1 कंप्लीट रोटेशन को 360 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 डिग्री। 1 डिग्री को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 मिनट। 1 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 सेकेंड। राइट, तो ये होता है बेटा हमारा डिग्री मेजर, है ना। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में आपको ये चीजें याद रखनी है। क्लियर, आगे बढ़ते। अब आता है बेटा सर्कुलर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं रेडियन मेजर। अब ये रेडियन मेजर क्या होता है, जैसे देखो ये सर्कुलर, इसके नाम में ही सर्कुलर है, मतलब सर्कल तो आना ही चाहिए ना। यस, बिल्कुल आना चाहिए। ये देखो सर्कल है ना, तो यहां पे ना ये सेंटर है, मैं एक आर्क लेता हूं बेटा, यहां पे मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये जो आर्क है, ये जो आर्क आपको दिख रही है ये वाली, इसका मेजर एग्जैक्टली रेडियस के इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, इसका मेजर एग्जैक्टली रेडियस के इक्वल ही होना चाहिए।
तब उस केस में यहां पे जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंगल 1 रेडियन एंगल, उसे हम क्या बोलेंगे 1 रेडियन एंगल। ठीक है, ये जो थीटा होता है इसे हम क्या बोलेंगे 1 रेडियन एंगल। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं उसका डेफिनेशन क्या होता है, सुनो। एंगल मेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज कॉल्ड एज 1 रेडियन एंगल। 1 रेडियन एंगल किसे बोला जाता है, ऐसा आर्क लेना है आपको जिसका मेजर रेडियस के इक्वल ही होगा, रेडियस के इक्वल ही होगा, तो उस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है उसे हम बोलते हैं 1 रेडियन एंगल। खत्म। ठीक है, तो देखो यहां पे 1 रेडियन एंगल क्या होता है। ठीक है बेटा, 1 रेडियन एंगल क्या होता है, एंगल मेड बाय an arc, angle made at the center of circle by an arc of length equal to रेडियस। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय ऐसा। ठीक है, 1 रेडियन एंगल जो है इसको हम ऐसा डिनोट करते हैं। और 1 रेडियन एंगल क्या होता है, वो सेंटर पे बना हुआ ऐसा एंगल होता है जो ऐसे आर्क ने बनाया होता है जिसकी लेंथ रेडियस की इक्वल होती है, उस सर्कल के रेडियस की इक्वल होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो उसे हम क्या बोलेंगे 1 रेडियन एंगल बोलेंगे। राइट, चलो आगे बढ़ते बेटा। तो डिग्री वाला आपको क्लियर है और यहां पे रेडियन वाला भी केस आप सबको क्लियर है। तो अब इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो एक रिलेशन होता है यहां पे, ये जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। क्लियर, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। देखो ना यहां पे 180 डिग्री अगर एंगल बनेगा इसका मतलब ये सेमी सर्कल रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा, ये सेमी सर्कल रहेगा। ठीक है, सेमी सर्कल आएगा ना। अगर मैं ऐसा ले लूं डायरेक्ट तो है ना, इसको एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा सीधा करूं, ऐसा लेता हूं। ठीक है, ये भी रेडियस है। ठीक है, चलो तो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हो जाएगा। तो यार यहां से ना मुझे डिग्री और रेडियन में रिलेशन चाहिए, तो मुझे 1 डिग्री अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस 180 को इधर भेज देंगे, मतलब पाई बाय 180 रेडियन। ये हो गया रिलेशन बिटवीन 1 डिग्री एंड रेडियन, है ना, डिग्री और रेडियन में रिलेशन हो गया। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। ठीक है, तो यार अगर मुझे ऐसा बोला जाता है कि बताओ अगर आपको कन्वर्जन करना है डिग्री टू रेडियन, तो डिग्री टू रेडियन जब भी कन्वर्जन आपको करना है तो हमेशा पाई बाय 180 से ही मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन, है ना, कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन, तो आप क्या करेंगे, हमेशा 60 इंटू पाई बाय 180। जब भी आपको रेडियन में जाना है, रेडियन जैसे ही बोलते हैं आपके दिमाग में पाई आना चाहिए सबसे पहले। रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180। ठीक है, तो पाई बाय 180 से हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा, ये 63 जा, है ना, 61 जा 60, 63 जा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, तो 60 डिग्री का मतलब ही क्या होता है, पाई बाय 3 रेडियन होता है। ठीक है, पाई बाय 3 रेडियन होता है। इज इट क्लियर? चलो अब हम रेडियन टू डिग्री वाला रिलेशन देखते हैं। बेटा देखो पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, बस इसी को मैंने उल्टा लिखा है। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे 1 रेडियन फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री। मतलब अगर आपको डिग्री में कन्वर्जन करना है तो 180 ऊपर आना चाहिए, तो 180 बाय पाई। डिग्री में है तो 180 बाय पाई, और रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180। राइट, अब एक आधा एग्जांपल यहां पे भी हो जाए।
मान लो मुझे यहां पे क्या करना है, कन्वर्ट π/2 रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, इसको डिग्री में करना है तो एकदम सिंपल है यार, π/2 डिग्री में करना है तो 180 ऊपर आएगा तो 180/π हो जाएगा। ठीक है, 180/π हो जाएगा। अब ये पाई कैंसल, तो यहां पे आया बेटा 180/2, तो 180/2 का मतलब क्या होता है, 180/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, आया समझ में। तो कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, आई होप आप सबको एकदम क्लियर है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब देखो क्वेश्चंस, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन, फिर से कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, सबसे पहले रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो हमारे दिमाग में होना चाहिए π/180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे बेटा, 85 इंटू π/180 और ये हो जाएगा रेडियन। ठीक है, सो सी दिस इज, अब कैंसिलेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 17 जा और 5 3 जा 15, 5 6 जा। ठीक है, तो यहां पे मेरा आंसर क्या आने वाला है, 5 से कैंसिल आउट कर रहा ना मैं, तो 17π/36 है ना। इसको आप आगे सॉल्व करके डेसिमल में भी कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली हमारा कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, राइट बेटा, 17π/36 रेडियन। बस सिंपल क्या देखना है आपको, यहाँ पे π/180 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, है ना। आगे बढ़ते, अब ये वाला क्या बोल रहा है बेटा, यहां पे सेम है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, बट यहां पे ये थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे, डैश भी दिख रहा है यहां पे कुछ, ये डैश क्या होता है, ये होता है मिनट। ठीक है, तो इसको यार सबसे पहले ना मैं कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं, है ना। डिग्री टू रेडियन हमें पता है, मिनट टू रेडियन थोड़ी पता है। ठीक है, तो ये यहां पे जो डैश दिख रहा है उसको मैं थोड़ा कन्वर्ट करता हूं, किसमें, पहले इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 40 डिग्री कंप्लीट है, यहाँ पे 40 डिग्री तो कंप्लीट है, प्लस 48 मिनट है, 40 डिग्री प्लस 48 मिनट है। अब उस 48 मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, भले वो डेसिमल में जाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 48 मिनट है, तो मिनट को हम जैसे आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, सेम यहां पे मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करो, क्योंकि हम मिनट टू डिग्री जा रहे हैं ना, तो 60 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा बेटा 48/60 डिग्री, दिस इज 48 प्लस, अब इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 12 4 जा और 12 5 जा, कितना आएगा 4/5 डिग्री, है ना। तो अब दोनों भी डिग्री में गए हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 40 प्लस 4/5 डिग्री, समझ में आ रहा है ना। अब मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ डिग्री वाला साइन, यस, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 200 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 204, राइट, है ना, 204/5। अब हो गया डिग्री में, है ना। मतलब ये मिनट सेकंड्स में अगर होगा तो उसको पहले डिग्री में कंप्लीट कन्वर्ट कर दो और उसके बाद फिर रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब रेडियन में कन्वर्ट करना एकदम आसान है, कैसे करेंगे, देखो अब तो हमें पता है कि इसको बस हमें π/180 से मल्टीप्लाई करना है, तो 204/5 इंटू π/180 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा रेडियन में कन्वर्ट, राइट। तो देखो अब यहां पे कैंसिलेशन करो, 2 से होगा क्या, देखते हैं, 2 90 जा, 2 10 जा और ये 2, फिर से 2 45 2 5, हाँ तो 51 और 45 आ रहा है, फिर से 3 से होगा, 3 17 जा और 3 15 जा, राइट। अब ऊपर मेरे पास क्या बचता है बेटा, यहाँ पे 17 पाई और नीचे क्या बचा है 15 5 जा 75, इसके आगे अब ये कैंसिलेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। फिर से बता दूं, देखो यहां पे सबसे पहले मैंने 2 से कैंसिल किया तो 90 आया और 102 आया, फिर से 2 तो 45 और 51, फिर से अब 3 से डिवाइड किया तो 3 15 जा और 3 17 जा, 17 3 जा 51 और 15 3 जा 45, तो 3 से डिवाइड किया तो ऊपर 17 और नीचे 15 आया। अब नीचे बचा मेरे पास 5 और 15 75, 17 इंटू पाई 17 पाई, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इस पूरे क्वेश्चन का डिग्री रेडियन में कन्वर्जन, राइट। तो यहां पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट था, अगर आपको वो मिनट डिग्री मिनट और सेकंड में दिया हुआ है तो कंप्लीट उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, जैसे मैंने यहां पे कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद फिर रेडियन में कन्वर्ट करो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं।
कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है, हमें क्या करना है बेटा, बस डिग्री है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है ना, बाकी ये 5 पाई है यहाँ पे, ठीक है। 180 बाय पाई कैंसिल, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहां पे क्या बचा है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू होगा -5/3 इंटू 180, ठीक है। तो देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा, तो ये हो जाएगा 60। अब इस 60 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा 300, बट यहां पे आएगा -300, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -300 डिग्री इज द फाइनल आंसर। तो यहां पे हमने रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन भी देखा, इसके पहले हमने डिग्री टू रेडियन वाला भी देखा था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आगे देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। अब आपको ये एंगल डिग्री में दिया है, बट इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो सबसे पहले 245.33 और डिग्री है यहां पे, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये 245 डिग्री कंप्लीट है, बट ये वाला डेसिमल में, तो वो डेसिमल वाले को अलग करूं, ऐसा लिख सकता हूं? यस और नो? यस, बिल्कुल समझ में आ गया ना। हाँ, ये डेसिमल वाला पार्ट मैंने अलग से लिख दिया, कंप्लीट जो नंबर था वो अलग कर दिया। अब ये तो डिग्री में है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसका, ठीक है। ये यार डिग्री में कंप्लीट नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मिनट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं 0.5 आर, अब ये आर में नहीं है, तो 0.5 आर मतलब क्या होता है 30 मिनट है ना। तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम यहां पे भी हम वैसा ही करने वाले हैं। तो 0.33 ये डिग्री में है बट कंप्लीट नहीं, तो इसको मिनट में करते। अब यहाँ पे डैश लगा दिया मैंने, मतलब ये मिनट में जा रहा है अभी। सो दैट इज इक्वल्स टू 245 डिग्री। अब 60 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 प्लस 1 19। तो मेरा आंसर यहां पे क्या आने वाला है 19.8। तो दिस इज 19.8 मिनट, बट यहां पे भी डेसिमल आ गया। अब ये मिनट में भी कंप्लीट नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा करता हूं 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स को अलग करता हूं प्लस 0.8 मिनट्स को अलग करता हूं, है ना। तो 19 और 0.8 अलग कर दिया मैंने। अब फिर से क्या करेंगे, वो जो पोर्शन बचा हुआ है मिनट्स में जो डेसिमल में आ रहा है उसको हम और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो 245 डिग्री तो कंप्लीट है। प्लीज यहां पे ध्यान दो प्लीज, आप इधर ध्यान दो। देन यहां पे है 19 मिनट प्लस 0.8 डिग्री है, सॉरी 0.8 मिनट है, तो इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट करता हूं। डबल डैश मतलब सेकंड होता है। तो दिस इज 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस, अब इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, डेसिमल चला जाएगा और ये हो जाएगा 48 सेकेंड्स, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा यहां पे, फाइनल आंसर देखो क्या आएगा यहां पे 245 डिग्री 19 minutes and 48 second, and this is the final answer, right? आया समझ में? 245 डिग्री 19 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स इज द फाइनल आंसर। मतलब इस क्वेश्चन को जहां पे ये डिग्री में हमें दिया था उसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ मेजर एंगल, एक एंगल का मेजर दिया है रेडियन में, दूसरे का दिया डिग्री में, और आपको तीसरे का फाइंड आउट करना है डिग्री और रेडियन दोनों में भी। एक काम करते हैं, इसके लिए इन दोनों को पहले या तो रेडियन में करो या फिर डिग्री में करो, आपको जो भी इजी लगता है, ठीक है। तो मैं तो एक काम करता हूं, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो 7 पाई बाय 36 है, तो इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा ये डिग्री में, ये पाई पाई कैंसल, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचता है यहां पे 7 इंटू 180 बाय 360, राइट, 365 है ना, और ये हो जाएगा बेटा 35 डिग्री। मतलब एंगल ए, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू हो गया बेटा 35 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू कितना है 120 डिग्री। तो एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है ना।
मैंने क्या किया, इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, मतलब सारे एंगल्स मेरे पास अभी डिग्री में रहेंगे, है ना। तो मैं थर्ड एंगल जो है सी वो भी डिग्री में फाइंड आउट कर लेता हूं। ऐसा कुछ नहीं, आप इसको भी रेडियन में करके कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलो, अब मेरे पास ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं, तो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स अगर है तो क्या आप तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? जल्दी बताएंगे, यहां पे कंसेप्ट कौन सा लगेगा। ट्रायंगलचे जर दोन एंगल आपल्याला माहिती असतील तर तिसरा एंगल फाइंड आउट करण्यासाठी आपण कोणती प्रॉपर्टी वापरतो? 9th स्टँडर्ड मध्ये झालेले, पटकन सांगायचं कमेंट बॉक्स मध्ये, तुमचं आन्सर आलं पाहिजे। येस, बघू द्या मला किती जण तुम्ही एकदम एक्टिवली लेक्चर बघताय। यस, तो बेटा यहाँ पे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, है ना। सो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमारे पास है यहां पे 35 डिग्री, एंगल बी क्या है 120 डिग्री, और एंगल सी हमें यहां पे पता नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है। तो 120 प्लस 35 क्या होगा 155, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल सी क्या आ जाएगा बेटा 25 डिग्री, एंगल सी कितना आएगा 25 डिग्री आएगा, राइट। एंगल सी इज 25 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास एंगल सी 25 डिग्री तो आ गया, इसी को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 25 इंटू पाई बाय 180, क्योंकि हमें रेडियन में भी पूछा है ना। तो 25 इंटू पाई बाय 180, तो क्या होगा, कैंसिलेशन करो, तो ये हो जाएगा 5 5 जा और 5 3 जा 5 6 जा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहां पे ऊपर हो जाएगा 5 पाई बाय, नीचे होगा 36, है ना, और ये हो जाएगा रेडियन में, ना ये रेडियन में हो जाएगा, ठीक है। डिग्री में कितना आया था 25 डिग्री, और रेडियन में कितना आया 5 पाई बाय 36 रेडियन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया बेटा। सबसे पहले मैंने दोनों को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने यहां पे थर्ड एंगल फाइंड आउट किया जो कि डिग्री में आया, और उसको बाद में फिर रेडियन में कन्वर्ट किया, उसके लिए मैंने बस पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट, है ना। तो यहां पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। राइट, आया समझ में? यस, आगे बढ़ते बेटा, एक बार देख लो तो बराबर किया मैंने। यस, करेक्ट। चलो, अब आता है हमारा क्लॉक। क्लॉक को समझ लेते हैं ना, क्लॉक बेस्ड भी क्वेश्चन है हमारे बुक में। तो देखो यार, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मुझे एक बात बताओ, आपको ये क्लॉक्स के हैंड्स तो क्लियर है ना ये होता है आवर हैंड, ये होता है मिनट हैंड, और इसे हम बोलते हैं सेकंड वाला, पर सेकंड का इसके कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो आवर हैंड और मिनट हैंड। मुझे एक बात बताओ, आवर हैंड एक कंप्लीट रोटेशन कितने आवर्स में करता है? ऑब्वियसली 12 घंटे में, है ना। 12 आवर्स में वो एक कंप्लीट रोटेशन करता है, ठीक है। तो आवर हैंड की अगर मैं बात करूं, यहां पे आवर हैंड 12 आवर्स में एक रोटेशन करता है, ठीक है। सो वो 360 डिग्री का एंगल कब बनाता है? 12 आवर्स में बनाता है। एक रोटेशन कंप्लीट करता है मतलब 360 डिग्री कंप्लीट करता है ना, कितने आवर्स में? 12 आवर में, ठीक है। इसको ऐसा लिखो, 12 आवर में ये कंप्लीट करता है 360 डिग्री का एंगल। तो 1 आवर में कितना करता होगा फिर? 1 आवर में कितना करता होगा 360 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा बेटा यहां पे 30 डिग्री, है ना। तो जो आवर हैंड है वो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लेता है। वैसे भी हमें पता है, जैसे अभी देखो 5 बज रहे, 6 बजेंगे तो ये वाला यहां पे आएगा, ठीक है, 6 बजे यहां पे आएगा, तो 30 डिग्री का एंगल कंप्लीट होगा, क्योंकि हर एक डिजिट, ये जो 2 डिजिट से बेटा, हर 2 डिजिट के बीच में एंगल होता है 30 डिग्री का, क्योंकि वैसे 12 है ना, तो टोटल 360 बाय 12 करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो हर 2 डिजिट के बीच में भी एंगल आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 30 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये एंगल होता है 30 डिग्री हर 2 डिजिट के बीच में, यहां पे भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। आया समझ में? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 1 आवर में अगर ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 1 आवर में अगर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 1 आवर मतलब 60 मिनट, ठीक है, 1 आवर और 60 मिनट, 60 मिनट में अगर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो बताओ फिर 1 मिनट में कितना बनाएगा? बस 30 बाय 60 करना पड़ेगा, है ना, 30 बाय 60। तो ये कितना एंगल हो जाएगा बेटा
हाफ डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब जो आर हैंड है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है, दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत जरूरी है। आर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाता है और 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है, दैट्स इट। ठीक है, अब आते बेटा मिनट हैंड पे। ठीक है, मिनट हैंड पे आएंगे। मिनट हैंड इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूं। 1 आवर मतलब 60 मिनट, 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा 30/60, दैट इज इक्वल टू क्या होगा हाफ डिग्री, राइट। दैट इज इक्वल टू क्या होगा हाफ डिग्री। ठीक है, अब मिनट हैंड की बात करते हैं बेटा। मिनट हैंड जो है वो एक 360 डिग्री का एंगल 60 मिनट में कंप्लीट करता है। कितने 60 मिनट में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो मतलब 1 आवर में है ना, तो 60 मिनट में इसका एंगल 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। तो 1 मिनट में कितना होगा फिर, मिनट हैंड की बात हो रही, 1 मिनट में कितना होगा फिर 360/60, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो 6 डिग्री। मतलब मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है और आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। आ रहा है समझ में, क्योंकि मिनट हैंड तो तेज दौड़ता है ना, आर हैंड स्लो 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 जाता है, इसलिए वो 1 मिनट में हाफ डिग्री कंप्लीट कर पाता है, बट मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लेता है। क्लियर। और एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स, एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मतलब जैसे 5 6 6 7 कोई भी कॉन्सिक्यूटिव, एनी टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट हमेशा कितना होता है बेटा 30 डिग्री होता है ना। कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स इज इक्वल टू 30 डिग्री हमेशा, है ना। ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, तो इसको मैंने अच्छे से यहां पे लिख के दिया है, तो वो आप एक बार नोट डाउन कर लेना। एंगल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स इन अ क्लॉक इज ऑलवेज 30 डिग्री। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सब कुछ बताया मैंने ना। आर हैंड की बात करते हैं, एंगल ट्रेस बाय द आर हैंड इन 12 आवर्स क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो एंगल ट्रेस बाय द आर हैंड इन 1 आवर कितना होगा 30 डिग्री होगा। एंगल ट्रेस बाय द आर हैंड इन 1 मिनट कितना होगा हाफ डिग्री होगा। अब आते हैं मिनट हैंड पे, एंगल ट्रेस बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट 360 डिग्री होगा। तो एंगल ट्रेस बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट 6 डिग्री होगा। तो ये सब कुछ आपके पास अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब आते बेटा इसके क्वेश्चंस पे। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते देखो। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 10:11। अब ये टर्म्स थोड़े अलग है, ये समझने में डिफिकल्ट होता है कुछ लोगों को। तो 10:11 का मतलब क्या होता है 11:10 झाले, 10:11 है ना। 10 पास्ट ये उल्टा है एक्चुअली, है ना। 10:11 मतलब 11:10 पास्ट, 10 पास्ट म्हणजे 11 वाजल्यानंतर पुन्हा 10 मिनिटं वरती झाले, तो 11:10 झाले, सो 11:10। तो इसको समझो बेटा थोड़ा सा, है ना। जब भी पास्ट आएगा तो ये पहला वाला जो है ना ये मिनट से ऐसा समझो आप, है ना। 10:11 म्हणजे 10 मिनिटं झाले, 11:10 झाले। तो यहां पे अगर हम कोई क्लॉक कंसिडर करेंगे तो देखो इसमें आपको आर हैंड और मिनट हैंड में एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे 12 होता है, यहां पे होता है 3, यहां पे होता है 6 और यहां पे होता है 9। ठीक है, तो ये है बेटा 10, 11, 1 और 2। मुझे जितने चाहिए उतने डिजिट्स में यहां पे ले रहा हूं। ठीक है, तो 11:10 झाले म्हणजे ऍक्च्युअली कसं असणार माहिती आहे का आता हे, हा मिनिट हँड आहे थोडासा छोटाच घेतो आणि हा सॉरी हा आर हँड आहे आणि हा मिनिट हँड, असं असं काहीतरी असणार बरोबर। अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। आपको इस सिचुएशन में फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। 11 और 10, तो हमेशा आपको क्या करना है बेटा, ये भले ही थोड़ा सा आगे 10 मिनट की वजह से ये अभी बराबर 11 पे नहीं है, ये थोड़ा सा आगे गया हुआ है ना, बट आपको 11 पे ही कंसीडर करना है फिलहाल। ठीक है, तो देखो 11 से लेके यहां पे एक 30 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर यहां पे एक 30 डिग्री है ना, और यहां पे एक 30 डिग्री, क्योंकि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स के बीच में एंगल 30 डिग्री होता है। अब ये 11 पे है, सपोज थोड़ा सा आगे है बट 11 पे कंसीडर कर रहे हैं, उसको हम बैलेंस करेंगे बाद में। 11 पे है और ये 2 पे है ना,
तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो यहां पे बनेगा बेटा 30 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में। ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री, मतलब टोटल एंगल कितना बनना चाहिए यहां पे 90 डिग्री। बट एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये एग्जैक्टली 11 पे नहीं है, ये एग्जैक्टली 11 पे नहीं, थोड़ा सा आगे गया है। क्यों आगे गया है? क्योंकि 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए ना, 11:10 एक्स्ट्रा हो गए। अगर एग्जैक्टली 11 होते ना तो ये बराबर 11 पे होता है ना, एग्जैक्टली 11 अगर बजते तो ये आर हैंड बराबर 11 पे होता और ये बराबर 12 पे होता। समझ में आ रहा है? यस। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे देखो, एंगल बिटवीन एनी टू consecutive digits is equals to 30 degree. So therefore angle between 11 and 2 is 3 into 30 that is equals to 90 डिग्री। 11 और 2 के बीच में एंगल हमने फाइंड आउट किया तो 90 डिग्री आ गया। बट ये एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा आगे है। तो ये कितना आगे है वो कैसे फाइंड आउट करें? अब ध्यान से सुनो, ये कितना आगे गया होगा। देखो एक्स्ट्रा टाइम कितना हुआ है, 10 मिनट हुए हैं, और 10 मिनट में आर हैंड कितना आगे जाएगा, 10 मिनट में आर हैंड कितना आगे गया होगा हमें पता है। आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री ही कवर कर पाता है। देख लो यहां पे, एंगल ट्रेस बाय आर हैंड इन 1 मिनट, आर हैंड 1 मिनट में बस हाफ डिग्री कवर कर पाता है। तो 10 मिनट में कितना कवर कर पाएगा, 5 डिग्री। आधा करो ना, जितने मिनट है उससे आधा करो, वो उतना डिग्री कवर करेगा आर हैंड। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बेटा आर हैंड कवर्स 5 डिग्री इन 10 मिनट्स। आ रहा है समझ में? हमेशा हाफ करना है, क्योंकि 1 मिनट में वो हाफ डिग्री कवर करता है। तो जैसे 50 मिनट हो गए तो 25 डिग्री का एंगल कंप्लीट करेगा आर हैंड। मैं आर हैंड की बात कर रहा है ना, यहाँ पे आर हैंड ही थोड़ा सा आगे गया ना। तो एक्चुअल में ये एंगल जो हमने कंसिडर किया ना बेटा 30 30 30 90, ये 11 पे अगर होता तो ये बराबर 30 30 30 होता। बट ये 11 के थोड़ा सा आगे है, मतलब ये 90 डिग्री कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा 90 को। कितना कम होगा? 5 डिग्री कम होगा, क्योंकि 10 मिनट की वजह से 5 डिग्री से आगे गया। ये इसके बीच में जो है ना 5 डिग्री का गैप है। आ रहा है समझ में? ये यहां पे होता एग्जैक्टली तो 90 डिग्री बनता था, बट ये 10 मिनट आगे गया तो 5 डिग्री से आगे चला गया आर हैंड। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा, अभी यहां पे मैं लिख सकता हूं, चलो इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे फिर। सो देयरफॉर, एक ही लाइन लिखनी है यार, चलो यहीं पे कर देता हूं। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा बेटा? 90 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों? क्योंकि हमने 90 डिग्री जो लिया था उससे थोड़ा सा कम ही आएगा, क्योंकि वो आगे गया है। तो ये पूरा 90 डिग्री यहां से होगा, तो ये यहां पे है तो कम हो रहा है थोड़ा सा। तो 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? 89.5 डिग्री। आया समझ में? ये एंगल कितना होगा बेटा? 89.5 डिग्री यहां पे करेक्ट एंगल हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। आगे बढ़ते बेटा, अब आ रहा है क्वार्टर टू 6। ये पास्ट वाला कंसेप्ट समझा है मैंने आपको। अब क्वार्टर टू 6 म्हणजे 6 वाजायला 15 मिनिटं बाकी आहे। क्वार्टर टू 6, क्वार्टर मींस 1/4 पार्ट होता है ना। तो क्लॉक के केस में क्वार्टर क्या होगा? 15 मिनट्स है ना। क्वार्टर 60 मिनट अगर कंप्लीट है तो यहां पे 15 मिनट्स क्या होंगे? क्वार्टर होंगे। तो क्वार्टर टू 6 म्हणजे 6 वाजायला 15 मिनिटं बाकी आहेत, असा अर्थ होता है ऐसा। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं कुछ डिजिट्स लिखूं, ये 12 3, ये होगा 6 और ये होगा 9 है ना। तो मुझे 5 का काम है यहाँ पे, तो 4 भी लिखता हूँ और 5 भी लिखता है ना। और क्वार्टर टू 6 से तो 9 पे आएगा ना। अब देखो, 5:45 वाजले म्हणजे है ना, 6 वाजेला 15 मिनिटं बाकी आहेत। म्हणजे काटा आर हँड कुठं असणार? आर हँड असा इथं कुठंतरी जवळ असणार, खूप 6च्या आहे ना, असाच। आणि मिनिट हँड कुठं असणार? 9 वर, एक्झॅक्टली 9 वर असणार। ठीक आहे,
ऐसा। अब ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। इसको आपको क्या करना है, हमेशा असं डिजिट मध्ये लिहून घ्यायचं 545। क्वार्टर टू 6 मतलब क्या होता है 545। तो आप जो दो डिजिट्स कंसिडर करेंगे ना, अब ये तो 5 और 6 के बीच में, 6 के बहुत क्लोज है, तो हमें 5 पे कंसिडर करना है कि 6 पे, तो आपको 5 पे करना है। ये कैसे समझ में आएगा सर, क्योंकि 5:45 हो रहे ना, 6 अभी बजे नहीं है, तो आप है ना 5 से ही कंसिडर करेंगे। जैसे यहां पे 11:10 है ना, तो मैंने 11 और 10 पे कंसिडर किया, तो यहां पे भी 5 और 45 पे ही कंसिडर करना है। 45 मतलब 9 पे होगा, बराबर, ऐसे ही कंसिडर करना है। तो अब देखो बेटा यहां पे हम क्या करेंगे, 5 और 6, तो यहां पे मैं बीच वाला डिजिट भी लिख दूं, 7 और 8। बताओ कितने यहां पे 30 डिग्री के एंगल्स कंप्लीट हो रहे, 1 2 3 4। आ रहा है समझ में, यहां पे एक 30 डिग्री होगा, 5 से ही कंसिडर करना है ना, 30 30 और 30, है ना। तो वैसे देखा जाए तो एंगल कितना होगा बेटा, ये 120 डिग्री, है ना। बट यहां पे हमने 5 से कंसिडर किया तब 120 आया ना, ये 5 पे एग्जैक्टली नहीं है, ये आगे गया है, एग्जैक्टली 5 पे थोड़ी ना, ये आगे गया है। और कितना आगे गया है, ये 45 मिनट से आगे गया है, क्योंकि 5:45 हो गए ना, यहां पे 10 मिनट हुए थे, इसलिए आर हैंड 5 डिग्री से आगे चला गया था। यहां पे तो 45 मिनट से, तो 45 का हाफ, आर हैंड हमेशा हाफ डिग्री से मूव करता है, तो जितने मिनट उसका हाफ करो उतना डिग्री हो जाएगा। तो 45 मिनट से आर हैंड आगे गया है, तो 45/2 क्या होगा, 45/2 क्या होगा, 45/2 डिग्री यहां पे माइनस कर दो। माइनस ही क्यों करना है सर, क्योंकि हमने तो 5 से कंसिडर किया था ना, 5 से लेके 9 तक, ये तो 120 बड़ा हो गया, एक्चुअल में तो ये आगे चला गया, मतलब एंगल हमारा छोटा होने वाला है। ये व्हाइट लाइन पे होता तो 120 बनता था, बट अब ये ग्रीन लाइन पे है, तो अब हमारा एंगल छोटा है, एक्चुअल में छोटा है, तो हम माइनस कर रहे हैं ना। हमेशा माइनस नहीं होता है, कभी कभी प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे माइनस हो जाएगा, तो अब इसको माइनस कर सकते हैं आप, ठीक है। देखो कितना होगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा 22.5 डिग्री, है ना। और 22.5 करेंगे तो कितना आएगा, 120 माइनस 22.5, ये 5, 97.5 आ रहा है। तो यहां पे एंगल क्या आएगा बेटा, 97.5 डिग्री। आई होप सबको क्लियर है। ऐसे लिखना है बेटा आपको, एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स ऑफ अ क्लॉक इज 30 डिग्री वगैरह वगैरह, है ना, ये सब कुछ आप यहां पे लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है बेटा। पास्ट वाला जब होता है तब आपको कैसे कंसिडर करना है, Q2 म्हणजे तेवढे बाकी आहेत, तेवढे मिनिट बाकी आहेत, ठीक है, आया समझ में। यस, क्वार्टर पास्ट अगर बोलते हैं तो म्हणजे जसं Q5 म्हणजे 5 वाजून, है ना, Q5, Q2 ठीक है, Q2 ठीक है। तो Q5 मतलब क्या होगा, 5 वाजून 15 मिनिट, Q5 ठीक है। जैसे यहां पे देखो 10:11 म्हणजे 11 वाजून 10 मिनिटं झाले, Q5 म्हणजे 5 वाजून 15 मिनिटं, क्वार्टर म्हणजे 15 मिनिटं, ठीक है। यहां पे Q2 है, मतलब कंप्लीट होने के लिए अभी एक क्वार्टर बाकी है, तो इसलिए 5:45 यहां पे आ गया, राइट बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेगुलर पॉलीगॉन वाला कंसेप्ट क्या बोलता है, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर मतलब क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। पॉलीगॉन में ट्राइंगल भी आएगा, क्वाड्रिलेटरल भी आएंगे, पेंटागन, हेक्सागन सारे आएंगे, ठीक है। तो इच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, है ना। तो जो रेगुलर पॉलीगॉन है बेटा एन साइड का, उसका हर एक इंटीरियर एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला होता है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। पाई n-2/n, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू पाई। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के ऑल एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन फाइंड आउट करने, तो n-2 इंटू पाई करना है। अब ये आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे बता देखो ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड के लिए ये फॉर्मूला यूज करो। आपको ट्राइंगल के तो तीनों भी एंगल्स का सम पता है ना, तो ये फॉर्मूला मैं आपको वहां पे वेरीफाई करके बता दो, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्राइंगल में यार 3 साइड्स होती, n मतलब क्या है 3 है, तो 3-2 इंटू पाई, तो ये कितना आएगा 3-2 1 इंटू पाई, मतलब क्या आएगा पाई। अच्छा, मतलब ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम पाई होता है क्या, यस करेक्ट, पाई मतलब 180, तो आ गया ना फिर, है ना। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के
ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम अगर फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला होता है n-2 इंटू पाई, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो ट्राइंगल्स के केस में हमने किया, वैसे ही आप स्क्वायर के केस में भी कर सकते हैं, है ना। स्क्वायर के केस में करके देखो, 4 पुट करो यहाँ पे, स्क्वायर में 4 साइड्स होते, तो 4-2 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 बराबर है। तो स्क्वायर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब अब समझ में आ गया, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के अगर हमें ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू पाई। अगर रेगुलर पॉलीगॉन की हमें साइड फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ साइड्स, इच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, हर एक इंटीरियर एंगल, है ना। ये तो ऑल एंगल्स का सम था। इच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, इच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो बस नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो ना, फॉर्मूला तो सेम है, देखो ये वाला और ऊपर वाला पार्ट सेम है, n-2 इंटू पाई। इच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, खत्म, है ना। अब देखो इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑल द इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके ऑल एंगल्स आर 60-60-60, स्क्वायर है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं कि उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों भी एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, all sides are equal, sum of all the exterior angles is 360, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री आएगा, ठीक है। देन इच एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है, तो इच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो बस नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करो। जैसे यहां पे देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स पता है हमें, तो उसको बस नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा इच इंटीरियर एंगल। वैसे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम आपको पता है, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो, है ना। तो उससे आपको क्या मिलेगा, इच एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। इच इंटीरियर एंगल आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक रिलेशन होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में, ठीक है। देखो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, तो इच इंटीरियर एंगल अगर फाइंड आउट करना है हमें तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल आप कर सकते हैं। इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्क्वायर के केस में बता देता हूं, यार रेक्टेंगल के केस में बताता हूं, है ना। देखो ये होता है बेटा इंटीरियर एंगल और इसी का एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल, है ना। तो देखो इच इंटीरियर मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम हमेशा 180 आता है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का दोनों का सम हमेशा 180 आता है। जैसे अभी दूसरा कोई केस लेते, ये वाला देखो ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल के केस में मान लो ये वाला जो है, मैं ऐसा ले लूं यहां पे, है ना। देखो ये वाला मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो ऑब्वियसली इसको कितना आना पड़ेगा, 150 आना पड़ेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये इंटीरियर है तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का हमेशा सम 180 ही आता है और इसलिए ये फॉर्मूला बनता है। देखो इसको इधर लेके देखो, है ना, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180। मतलब हमें अगर इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेस आपके पास नोट डाउन कर लेना। अब एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज गिवन 4 π/5। तो आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने हैं, कैसे करेंगे। आपको ईच इंटीरियर मतलब उसका हर एक इंटीरियर एंगल पता है कितना है, 4 π/5। तो एक फॉर्मूला हमने यहां पे यूज किया था, देखो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल of रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू क्या होता है, n -2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय n। यही फॉर्मूला था, देख लो, n-2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला होता है हर एक इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करने का। बट हमें तो यहां पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, कितना है, 4 π/5। दिस इज द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू यहां पे n -2 और ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय n, राइट।
अब दोनों साइड से देखो तो पाई पाई कैंसिल, ठीक है, पाई पाई कैंसिल। फिर यहां पे क्या बचेगा, 4/5 इज इक्वल टू n माइनस 2/n, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 4n दैट इज इक्वल टू 5n माइनस 10। अब देखो इस 10 को इधर बुलाएंगे तो माइनस वाला 10 हो जाएगा प्लस, और 4n को उधर भेजेंगे तो 5n माइनस 4n विल बी n। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है बेटा, n इज इक्वल टू 10। तो n मतलब क्या है यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस पॉलीगॉन के यहां पे साइड्स कितने बेटा, 10 साइड्स है ना। उसका इच इंटीरियर एंगल दिया हुआ था, तो वही फॉर्मूला यूज किया हमने, इच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला है, जहां पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स है। ये हमें गिवन था, ये पुट किया तो यहां से n की वैल्यू हमें 10 मिली। तो इस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 10 है। क्लियर, आगे बढ़ते। अब आता बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये आर्क क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, वो एक बार समझ लेते हैं। जैसे देखो ये है बेटा सर्कल, ठीक है, तो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट उसे हम आर्क बोलते हैं। जैसे बैंगल माहिती तुम्हाला, बांगड़ी बांगड़ी है ना, बांगड़ी बांगड़ी एक सर्कल है ना बैंगल, उसको अगर हम ड्रॉप करेंगे ऐसे जमीन पे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ना, पूरा बिखर जाएगा वो। तो उसका हर एक छोटा सा टुकड़ा जो है ना वो एक आर्क बनता है, ठीक है, हर एक छोटा सा पार्ट आर्क बनता है। तो ये वाला एक आर्क है, ठीक है, छोटा सा कोई भी पार्ट ले लो आप तो वो आर्क होता है, ठीक है। तो जैसे देखो यहां पे मैं ये वाला पार्ट कंसीडर करता हूं, ये आर्क है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है बेटा आर्क, ठीक है। और सेक्टर क्या होता है, ये सेंटर है ना, एक मिनट रुको, ये है सेंटर, ठीक है। तो देखो बेटा इसे हम बोलते हैं आर्क। और सेक्टर क्या होता है, सेक्टर म्हणजे बघा बर्थडेला आपण केक वगैरे कट करतो है ना, तो बरोबर आपण असं एवढा पार्ट समजा काढला त्यामधला, हा जो पार्ट आहे त्याला आपण म्हणतो सेक्टर, ठीक है। तो ये जो है बेटा उसी टाइप का दिख रहा है ना, केक का एक छोटा सा पार्ट, ये देखो दिस पोर्शन, पिज्जा वाटतोय का यस, तो ये हो गया बेटा सेक्टर, आया समझ में। और यहां पे जो होता है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ये जो थीटा दिख रहा है आपको, अब इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, इसको बोलता हूं मैं सेक्टर, ठीक है। और यहां पे जो थीटा है इसे बोलेंगे हम सेंट्रल एंगल, क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल, क्योंकि सेंटर पे बना हुआ है ना तो इसलिए सेंट्रल एंगल, राइट। और ये है यहां पे सेंटर, ओ इज द सेंटर, आया समझ में। आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है। अब देखो आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब मुझे इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये कितनी लेंथ होगी इसकी। मुझे एक बात बताओ, ये जो कंप्लीट सर्कल है इसका मेजर कितना होता है, 2 पाई मतलब 360 ना, यस। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा 2 पाई, 2 पाई जब सर्कल मतलब ये पूरा कंप्लीट होता है तब इसकी लेंथ होती है 2 पाई आर। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। जब कंप्लीट सर्कल होगा तब इस पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर। मैं तो एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, मैं तो छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां पे थीटा है, यहां पे एंगल है थीटा, तो जब एंगल होगा 2 पाई तब उसकी लेंथ होती 2 पाई आर। तो जब एंगल होगा थीटा तब इसकी लेंथ क्या होगी, आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। जब टोटल 2 पाई एंगल होगा तब इसकी लेंथ होती है 2 पाई आर, जब एंगल थीटा होगा तब उसकी लेंथ क्या होगी, एल सपोज है ना। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो एल क्या आएगा अभी, एल इंटू 2 पाई दैट इज इक्वल टू थीटा इंटू 2 पाई आर। तो यहां से एल इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इंटू 2 पाई आर, और डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा 2 पाई। तो 2 पाई 2 पाई कैंसल, तो क्या बचेगा फिर मेरे पास,
L इज इक्वल्स टू थीटा आर या फिर आर थीटा बोलो, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ आर्क। कैसे आया फॉर्मूला, कैसे बना? देखो ये क्या था, एंगल, और ये क्या था, आर्क लेंथ, है ना। 2 पाई एंगल पे आर्क लेंथ होती 2 पाई आर, तो थीटा एंगल पे आर्क लेंथ कितनी होगी? ये बस मैंने रेशियो बनाया और इसको सॉल्व करके मुझे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मिल गया, आर इंटू थीटा। क्या मिला? आर इंटू थीटा। यहां पे थीटा कैसा होगा बेटा? रेडियन में होगा, क्योंकि हमने यहां पे 2 पाई लिया हुआ है, ये रेडियन में लिया, ठीक है, क्लियर। चलो अब बढ़ते बेटा आगे। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। सेम ऐसा ही कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखता हूं मैं एंगल और यहां पे लिखता हूं मैं एरिया। बताओ जब कंप्लीट सर्कल होगा तो उसका एरिया कितना होता है बेटा? उसका एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर, और कंप्लीट सर्कल का एंगल क्या होता है? 2 पाई। जब एंगल 2 पाई होगा तब एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो जब एंगल थीटा होगा तब एरिया कितना होगा? तब एरिया कितना होगा हमें नहीं पता, तो ए लेते फिर हमें। यहां पे भी हम क्या करेंगे? फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो विल गेट ए इंटू 2 पाई, ए इंटू 2 पाई। सो देखो यहां पे क्या होगा अभी, ए इंटू 2 पाई इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। मुझे तो ए चाहिए, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, राइट। अब देखो ये हो जाएगा पाई पाई कैंसल, तो फाइनली मुझे यहां पे ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू मुझे यहां पे मिलेगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। आया समझ में कैसे आया फॉर्मूला? 2 पाई जब एंगल होगा तब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो जब एंगल थीटा डिग्री होगा तब एरिया ए होगा। तो यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू फाइंड आउट की, और ए मुझे यहां पे कितना मिला बेटा? हाफ आर स्क्वायर थीटा। यहां पे थीटा रेडियन में होगा क्योंकि हम रेडियन में ही ले रहे, राइट। आया समझ में? तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है आर थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया बेटा? यस। आगे बढ़ना है फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो जाए तो कंसेप्ट और तगड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है, कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे बता देता हूं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको बोलते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, है ना यार, सेक्टर होता क्या है? सेक्टर का मतलब होता है ये वाला, ये है पूरा, है ना। तो इसका पेरीमीटर मतलब उसकी आउटर बाउंड्री, तो आर, आर और एल, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क है ना, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब हमेशा क्या होता है? आर प्लस एल, इन तीनों का हमें क्या करना है? यहां पे एडिशन करना है। तो ये हो जाएगा 2r प्लस एल, ठीक है, दिस इज 2r प्लस एल, राइट। तो 2r प्लस एल मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला आपको क्लियर है, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस हमें गिवन है बेटा 9 सेंटीमीटर। चलो एक बार लिख देते हैं रेडियस, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करनी है, विच कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। अरे बाप रे, ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ, लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब एल फाइंड आउट करना है। ठीक है, विच कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ऐसी आर्क विच कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस, लेंथ ऑफ द रेडियस। ओके, मतलब ऐसा कॉर्ड वो कट कर रही है, वो जो आर्क है वो ऐसा कॉर्ड कट कर रही है जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी। अच्छा, अब समझ में आ गया। मतलब हम इस
आर्क की बात कर रहे हैं। ये जो आर्क है ये ऐसा कॉर्ड कट कर रही है, ऐसा कॉर्ड बना रही है जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है ना। तो ये ऐसा कुछ है यहां पे, ये देखो, ठीक है। ऐसी एक आर्क है जो रेडियस के बराबर यहां पे कॉर्ड बना रही है। तो मतलब है कि ये तीनों भी सेम है, ठीक है, ये तीनों भी सेम है यहाँ पे, और रेडियस और ये तीनों सेम है। तो ये है ओ, ठीक है। देखो अभी रेडियस हमें दिया है 9, तो ये हो जाएगा बेटा 9 9 और 9। यार इससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई, इन्होंने भले ही थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है, बट एक बात तो समझ में आ गई कि अगर इसने बनाया हुआ कॉर्ड रेडियस के बराबर है, इसका मतलब ये ट्रायंगल ही इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, बराबर ना। यस देखो ना, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड is equals to radius. So therefore in triangle OAB, OA equal to OB equal to AB. So therefore triangle OAB is an equilateral triangle, ठीक है। सो दैट इज एंगल AOB, हमें तो सेंट्रल एंगल चाहिए थीटा, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3 रेडियन। हमें रेडियन में चाहिए एंगल हमेशा, क्योंकि हमने फॉर्मूले ही रेडियन के हिसाब से डिराइव किए, राइट। π/3 आ गया। चलो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, अब तो सिंपल हो गया। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। R तो पता था, थीटा ही पता नहीं था, तो थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया इस डायग्राम से, ठीक है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया तो थीटा हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। देखो यहां पे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू क्या होगा बेटा R इंटू थीटा, ठीक है। R इंटू थीटा, R कितना है यहाँ पे, R है π/3 और थीटा, सॉरी R कैसे π/3 हो सकता है, R है यहाँ पे 9 और थीटा बेटा यहाँ पे π/3 रेडियन में है ना, तो π/3 है। तो इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ पे कैंसलेशन करेंगे तो 3 3 जा, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पे 3π, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ द आर्क इज 3π सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेंथ ऑफ आर्क इज, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, लेंथ ऑफ आर्क इज 3π यहां पे आएगा, या सेंटीमीटर बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर है। लेंथ ऑफ द आर्क इज 3π यहां पे आ जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल विच कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ equal to the length of the radius. Yes, okay. So length of the arc is equals to 3π centimeter. Is it clear beta? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The perimeter of a sector of a circle of area 25 pi square centimeter. क्या बोल रहा है, perimeter of a sector of a circle of area, तो ये पेरीमीटर से स्टार्ट किया बट बीच में एरिया भी आया है ना, तो सर्कल ऑफ एरिया बोल रहा है, सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका एरिया इतना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल यहां पे दिया है, एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या है 25 पाई। एक काम करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है 25 पाई, पाई कैंसिल, तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 25, तो आर इज इक्वल टू आएगा बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कुछ स्टूडेंट्स को। पेरीमीटर 20 है और एरिया ऑफ सर्कल 25 है, ठीक है। तो यहां पे लिखते बेटा पेरीमीटर, पेरीमीटर is equals to perimeter of sector, perimeter of sector is equals to क्या है 20 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, दैट इज पेरीमीटर मैंने आपको दिया फॉर्मूला लिख के,
r प्लस l इज इक्वल टू 20। r तो हमें पता है 5 प्लस 5 और ये हो जाएगा 20, तो यहां से l इज इक्वल टू क्या आएगा 5 प्लस 5 10, उधर जाके माइनस होगा तो l इज इक्वल टू 10 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास r भी है l भी है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें क्या पता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा पता है। अब यहां पे थीटा पता नहीं, फिर क्या करें, एक काम करते, देखो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लिखो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है बेटा हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब भले आपको यहां पे थीटा पता नहीं है बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर को क्या मैं आर इंटू थीटा लिख सकता हूं, यस है ना, आर स्क्वायर। अब आर इंटू थीटा क्या होता है सर, आर इंटू थीटा तो एल होता है ना, और एल तो हमें पता है, आया समझ में, यस। तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे बेटा, दिस इज हाफ आर, आर इंटू थीटा क्या होता है, एल होता है, हमें रिलेशन पता है ऑलरेडी, है ना। यहां पे देखो आर थीटा क्या होता है, एल होता है, ठीक है, तो हाफ आर इंटू एल होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर, आर भी पता है और एल भी पता है, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 5 और एल इज इक्वल टू 10, है ना। सो अब क्या होगा बेटा ये, सो 2 5 तो अब यहां पे बचा है मेरे पास 5 और 5, तो 5 इंटू 5 क्या होगा 25, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर है, तो ये हो जाएगा बेटा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, आया समझ में। तो भले ही एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास आर स्क्वायर इंटू थीटा में था, बट उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है आर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल होता है, तो आर थीटा को हमने एल से रिप्लेस किया और एल की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू भी हमें पता है, तो फाइनल आंसर यहां पे क्या आता है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ OPQ is the sector of a circle having center at O and radius 15. If major angle POQ is equals to 30 degree, find the area enclosed by an arc PQ and chord PQ. ठीक है, देखो बेटा यहां पे क्वेश्चन क्या है, OPQ is the sector of a circle, तो मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक सेक्टर भी ड्रॉ कर लेता हूं OPQ, ये सेंटर है सपोज, है ना, दिस इज पी ओ क्यू, ठीक है। OPQ इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस 15, तो इसकी रेडियस कितनी बेटा, इसकी रेडियस है यहां पे 15, राइट, समझ में आ रहा है, इसकी रेडियस यहां पे 15। इफ मेजर एंगल POQ इज 30 डिग्री, मेजर एंगल POQ, अच्छा तो इसको एक काम करते हैं, POQ तो मैं यहां पे O लेता हूं, यहां पे लेंगे P, तो मेजर एंगल POQ इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, अच्छा तो आर्क PQ, ये आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, कॉर्ड PQ मतलब हमें इसको यहां पे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा ज्वाइन करते हैं, ओके। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, सॉरी एंगल नहीं, ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, तो इसके बीच वाला एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे यार, इसके बीच वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें एरिया ऑफ सेक्टर तो पता है, समझ में आ रहा है ना, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए तो हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास है हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो दिस इज हाफ आर क्या है बेटा यहाँ पे 15 इंटू 15, और थीटा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, है ना, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6 रेडियन, करेक्ट, तो ये हो जाएगा बेटा π/6, करेक्ट। सो दैट इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा 225 π/12, करेक्ट।
π/6 आ गया, है ना। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में हमें पूरा पोर्शन मिलेगा, यहां से लेके पूरा ये आर्क तक मिलेगा, बट मुझे ये जो पिंक वाला शेडेड पोर्शन है ना वही चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे, पूरा एरिया में से बस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब चैलेंज यहां पे आता है बेटा, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करें, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करें हम। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक काम करेंगे, देखो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हाफ बेस इनटू हाइट होता है ट्रायंगल का एरिया, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। बेस तो मुझे पता है, बस इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो बेटा, इस ट्रायंगल का मुझे बेस पता है, बस इसकी हाइट मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है। इसको मैं भी आर बोलूं, यहां पे इसको मैं आर बोलूं, इस पॉइंट को, ठीक है। तो क्यू आर मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखो एकदम सिंपल है यार। इस ट्रायंगल में अगर मैं जाता हूं इन ट्रायंगल ओ क्यू या फिर क्यू ओ आर, है ना, क्यू ओ आर, ये एंगल देखो 30 डिग्री है, तो 30 और 90 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ट्रायंगल क्यू ओ आर, ट्रायंगल क्यू ओ आर इज 30, 60 और 90 डिग्री ट्रायंगल, है ना। देखो ये 90 है, 30 तो ऑब्वियसली 60 हो जाएगा। तो 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, सो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ क्यू। क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ क्यू, क्योंकि हाइपोटेनस यहां पे ओ क्यू है, तो दैट इज इक्वल टू क्यू आर क्या हो जाएगा बेटा, 15/2 सेंटीमीटर। तो क्यू आर मुझे यहां पे मिल गया, क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, 15/2 सेंटीमीटर, राइट। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, हमें जो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड एरिया जो कि पिंक वाला पार्ट है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ओ क्यू ओ आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ आर, सो दैट इज इक्वल टू, है ना, सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम माइनस करेंगे तो हमें पिंक वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना बेटा, यहां पे 225 पाई डिवाइडेड बाय 12। इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, सिंपली माइनस करेंगे बेटा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा यहाँ पे, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ बेस यहां पे होगा 15 और हाइट क्या है बेटा, हाइट भी 15 आ गई, तो इसका मतलब यहां से हमें मिलेगा 225/4, ठीक है, जो भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यस, है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बस ये वाला यहां पे लिख दो, 225/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको आप सबट्रैक्ट करके देखेंगे तो आपको फाइनल आंसर यहां पे मिल जाएगा, राइट बेटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें यहां पे मिला था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता था, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, है ना। तो हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, मतलब ये सेगमेंट बोलते हैं इसे, तो ये वाला पोर्शन हमें यहां से मिल जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन कर लेना बहुत इजी है, राइट, कर सकते हैं। चलो तो आगे बढ़ते बेटा, तो ये खत्म, ठीक है। तो बेटा हमारा ये जो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये जो टॉपिक है आज की क्लास में हमने एकदम कंप्लीट कर दिया है। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना और बचे हुए क्वेश्चन जो है आप एक बार सॉल्व करके देखना, तो आपका ये टॉपिक एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे हम रुकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।